वे कवि, वे लेखक, वे रचनाकार जिनने अपना व्यंगन अपनी लेखनी अपनी एक पहचान ना सिर्फ हमारा क्षेत्र में बनाई है, बल्कि बड़ा बड़ा मंच जो है ना, जहाँ व्यंगन का तीखा बाण चले, वहाँ अपनी पहचान बनाई है। उनसे बातचीत आपकी करवाऊंगा, उनसे मुलाकात आपकी करवाऊंगा। एक बहुत खूबसूरत सी किताब है, भाभी लॉन्च करूँगा। हाँ, खरीदनी है, पढ़नी है, ताकि ज़िंदगी को थोड़ा सा दूसरा नया आयाम भी दे सको। रात दिन ये जद्दोजहद और ये दुकान और गल्लो और या व्यापार यहीं में मत उलझा रहवा करो। थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी ज़िंदगी, अपनो बचपन, अपनी शरारत, अपनी खुशी, अपनी हॉबी, इनको भी जीवो सीखो। ठीक है, तो वह किताब को भी लॉन्च करूँगा। 2 कवियों से आपकी, 2 लेखकन से आपकी बात भी करवाऊंगा, उनका जीवन का अनुभव आप तक पहुँचाऊँगा और साहित्य पर चर्चा ज़रूर करूँगा। तो फटाफट जोड़ो और शेयर कर जो। अगर आज शेयरिंग में कमी राख दी ने तो अपनी खबर बंद कर दूँ मैं, क्लियर कह रहा हूँ। जब तुम ही शेयर नहीं करोगा तो फिर मैं इतनी मेहनत कहाँ करूँ भाई आओ, कुछ पैसे थोड़ी दे रहा था मोगू। लेकिन कारण यह है तुम्हारा दिमाग फ्रेश होए और ज़िंदगी में कुछ नई खुशी आए और चेहरे पर मुस्कुराहट देना इतना आसान काम नहीं है। रोलाना बड़ा आसान काम है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देना है ना, ये बड़ा टफ काम है। तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। फटाफट शेयर करता चलो। और भाई भैया जो महत्वपूर्ण खबर है ना मैं बता दूँ, आज ज़्यादा दिमाग लगाया को नहीं मैंने, और कारण यह है जिसको लगायो कि प्रोग्राम आज कभी को ही करना हो, लेखकन को करना हो और एंटरटेनमेंट आप लोगों को करना हो। राष्ट्र लेवल की बड़ी खबर की अगर बात करें तो कर्नाटक में चुनाव आवाड़ा है, तारीखन की घोषणा पहले ही कर दी चुनाव आयोग ने। और आज बाकुले और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, समिति है, बाकी बैठक हुई है। बहुत जल्दी लिस्ट भी जारी हो जाएगी, कौन कौन कैंडिडेट वहाँ खड़ा होएगा कर्नाटक में। यह टाइम बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस पहले ही एक लिस्ट जारी कर चुकी है, दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो कांग्रेस ने पत्ता खोल दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में हल पत्ता कुन खोलिया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़े बड़े नेता शामिल हुए। अगली खबर राष्ट्र लेवल की, राहुल गांधी भगवान जाने कौन तो इनको पढ़ावे, कौन इनकी स्क्रिप्ट लिख दे, कहीं बोलना है, किसा बोलना और कहाँ बोलना है। लगातार अपना बेतुका बयान उनको लेर उल्टा फंसता ही नजर आए। और आज असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी मानहानि को दावा ठोक दिया राहुल गांधी पे, क्योंकि क्या मैंने आपको एक खबर बताई कि अडानी का मामला पे कांग्रेस का पूर्व जो 5 नेता हा उनको नाम भी जोड़ दिया राहुल गांधी ने अडानी से। कोई को भी नाम कहीं भी जोड़ दो, संसद सदस्यता गई, घर हो जे गयो, और फिर भी तुम कह रहा अरे साहब मैं राहुल गांधी हूँ, सावरकर को नहीं। यासु ज़्यादा बड़ाई मिलवाड़ी है कौन तुमको? जनता का मुद्दा उठाओगा तो ज़्यादा पहचान बनेगी, और एक दूसरा पर आरोप और प्रत्यारोप लगाता रहेगा ना तो ज़्यादा पहचान मिलनी को नहीं साहब, लाभ होना को नहीं या चीज़न को आपको। तो एक और मानहानि को केस होगा। और कानून मंत्री किरण रिजिजू आज एक बड़ी बात उन्होंने कही है, साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात कही है आपको मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे भ्रामक खबर है ना, और झूठी सांची खबर है, इनको ट्रेंड आजकल ज़्यादा बढ़ गो। कोई कछुई डाल दे, समझ में को ना आया खबर झूठी है कि सच्ची है, आम आदमी को तो पता ही को चले सही है कि गलत है। इनको ले और नियमन में संशोधन होएगा और बहुत जल्दी भ्रामक और झूठी खबरन पर रोक लगेगी। यह क्या वो है कानून मंत्री किरण रिजिजू को। आगे बढ़ा और प्रदेश लेवल खबर बता दूं, ज़्यादा टेंशन मत करो, ज़्यादा टाइम तुम्हारा ल्यू भी कोनी में। सचिन पायलट क्या लिया खबर चलाई हमने कि आज 11 बजे सचिन पायलट अपना आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। क्या सुई यह बता दूं आपको कि कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता के दस्त लगा। हाँ, राष्ट्र लेवल पे बड़ी हलचल शुरू होगी कि पता नहीं सचिन पायलट क्या हाल कहीं कहेगा। और आज सचिन पायलट ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अपनी ही सरकार के खिलाफ अब अनशन पर बैठवा को निर्णय लियो है सचिन पायलट ने। और उनकी बात बिल्कुल तार्किक ही, तथ्य संगत ही, कि जब 2018 में चुनाव हो रहा है कांग्रेस मैदान में ही पीसीसी का चीफ है सचिन पायलट, और वाटेम की जो निवर्तमान सरकार ही वसुंधरा राजे की,
उनका भ्रष्टाचार, उनका घोटाला का मुद्दा ले और वे जनता के बीच गया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकी जांच करवाऊंगा। ओ भैया 4.5 साल निकल गया, 2 चिट्ठी सचिन पायलट ने लिख दी, आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर। सही है कि झूठी है, सही गलत है, बवाद की बात है। लेकिन जे वादा कर तुम सत्ता में आया हो, जे वादा कर तुम सरकार में आया हो, वे सारा मुद्दा को तुम भूल गा। और आपको एक बात और बताऊं, सचिन पायलट ने आज क्लियर की कि साहब मैं 2 बार चिट्ठी लिख चुका हूं मुख्यमंत्री गहलोत को, आज तक जवाब नहीं मिले मोको कि भाई अब काई मोंडो लेर जाऊंगा जनता के बीच में। अगर कोई राजनीतिक पार्टी को, कोई राजनीतिक दल को अपनी इमेज बनानी है तो जनता से जो वादा किया है, जिन मुद्दान को लेकर हम जनता के पास गया है, कम से कम बिन को खुलासा हो वो जरूरी है। आज सचिन पायलट ने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है 11 अप्रैल को, ख्याल 10 है परसों के दिन, शहीद स्मारक जयपुर पर एक दिन को अनशन करेगा वे अपनी ही सरकार के खिलाफ कि जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, आखिर उन मुद्दों को राजस्थान सरकार ने क्यों छोड़ दिया। ठीक, अगली खबर और जोरदार खबर, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला 2-3 बढ़िया बढ़िया बात कही है आज ने। चुनावी साल है, टाइम तो तुम जे मांगोगे जे मिलेगी तुमको। 48,000 रीट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता ही 48,000 को पोस्टिंग दे देंगे। 45 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंटन को वेरिफिकेशन करे और इनको पोस्टिंग दे देंगे। सवाल पूछो साहब, 1 लाख की घोषणा करी आपने, 1 लाख शिक्षा विभाग में, बोले हाँ। 10,000 कंप्यूटर में, 6,000 पीटीआई, 10,000 पे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम खुला है बिन में, और 8,000 वरिष्ठ अध्यापकन की भर्ती, कुल मिलाकर 1 लाख भर्ती आचार संहिता लगवासू पहले करनी पड़ेगी राजस्थान सरकार को, क्योंकि बजट में भी घोषणा करी, वादा भी तुमने किया है, तो ये घोषणा होगी और ये काम हो जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कही। दूसरी बात, 3rd ग्रेड टीचर का तबादला 15-15 साल होगी साहब, 15-15 साल ऐसे एरिया में पड़ा है बेचारान को, मतलब थूक को कहते एप्लीकेशन लगाते डिजायर लगाते 80,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसा है जो 2 जग की जिंदगी जी रहा है, तम ट्रांसफर नहीं कर रहा। 1 साल से तो शिक्षा मंत्री ने कहता आ रहा है शिक्षा तबादला नीति बनाऊंगा, तबादला नीति बनाऊंगा, बस तबादला नीति को बनी और अब चुनाव आते ही तबादला नीति बन गई। हाँ, अच्छी खबर है 3rd ग्रेड टीचरन के लिए, तबादला नीति बन गई, अप्रूवल भी मिल गो, और जो वहां में ऑब्जेक्शन बे ऑब्जेक्शन को जवाब दे और वापस भेज दिए। यानी शिक्षा मंत्री को कहबो यह है कि आवाड़ा दिनन में, यानी महीना 2 महीना में 3rd ग्रेड टीचरन का जो है तबादला वे भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसे औरन का किया है। हम नहीं कह रहा है, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कही है, कहती तुम हम पे क्लेम कर दो पीछे, तुम कह रहा साहब अजय जी, ओ भाई भैया मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं भी। हाँ, और एक बात और कही है, जिन पदन पे संविदा कर्मी की भर्ती हो रही है उनको आवाड़ा समय में परमानेंट कर देंगे। पहले घोषणा करी जिनको तो भगवान ठीक जाना कहीं हो, पर अब क्या तो ऐसा ही रिया है। मेरे को साहब जे भी संविदा कर्मी की भर्ती होगी ना, बिनको सबको परमानेंट कर देंगे आवाड़ा सालन में, कर दो, बढ़िया है। और एक और खबर है जिन्हें मन थोड़ा सा द्रवित करे हुए, हाँ, शर्मनाक वाली खबर है, बालोतरा से आई है। आपको मैं बताऊं, बाड़मेर का बालोतरा में 4 बच्चों की मां के साथ में उसी के पड़ोसी ने पहले तो रैप करा और फिर बाकू जिंदा जला दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरोपी पकड़ा के नहीं आए, पकड़ तो लियो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज को यह कौन सा चेहरा है। आज उनका वाका जो 4 छोरा छोरी है ना, वे बेला खराए और पूछ रहा है हमारी माँ के साथ हुई हो कहीं हो, और जो बेशरम जे नकटा जे पापी ने या दुष्कर्म करो है या अपराध करो है, बागा चेहरा पे सिकन भी कोनी। समाज को कौन सा चेहरा है या, और या लोग ईशा लोग समाज में आवे खांस हुए। समाज को यह जो विकृत चेहरा है ना, या को बदलवा की जरूरत है। बदलेंगा जब हम जागरूक बनेंगे, बदलेंगा जब हमारा आसपास का एरिया में, हमारा लोगन में शिक्षा को उजियारो फैलेगा। ये बहुत ज़रूरी है साहब ये चीज़, ठीक है ना। अपराध ये मैं आप भी जानो और आप भी मैं भी जानूं, अपराध को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोई सा भी युग की घटना उठा देख लो, अपराध की प्रकृति, अपराध को स्वरूप बदल सके, अपराध खत्म नहीं हो सके।
अपराध खत्म नहीं हो सकता समाज से। आज कोई कहता है कि राम राज्य में साहब कोई अपराध नहीं था, गलत कहते हो आप लोग। अपराध तो उस वक्त भी था, शायद हो सकता है स्वरूप या प्रकृति अलग थी। अपराध खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैरेलल चलते हैं। अच्छाई के साथ बुराई का, सच के साथ झूठ का, न्याय के साथ अन्याय का होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस है प्रकृति का। लेकिन अपराध कम किया जा सकता है, अपराधियों में भय व्याप्त किया जा सकता है। और जिस तरीके से अपराध राजस्थान में होते हैं, ये रूह कांपा देने वाले हैं। सोचने का विषय है, चिंता का विषय जरूर है। शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहा हो? कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है? कम कर रहा है ना? हाँ, कम कर रहा हो। चौंगा अपनी खबर बंद करवाओ चाहो तुम। चलो, तो ये तमाम खबर ही, और या उस बड़ी कोई खबर को नहीं। आज सैनी समाज की बढ़िया रैली निकली साहब, उम्मीद आई 30-35 हज़ार लोग जुड़ेगा, लेकिन हमने फीडबैक लियो कि हाँ 510 हज़ार आदमी तो हाँ, या से ज़्यादा आदमी कोनिया। हमने भी फीडबैक लियो है। 30-35 हज़ार को दावा कर रहा, लेकिन ये 5-10 हज़ार लोग हैं ना, ये भी कम कोनिया। गंगापुर का लोगन को या कहबो साहब, या भी वास्तव में ऐतिहासिक रैली, इतनी बड़ी रैली भी को देखी हमने कभी। एक छोर वहां पहुंच रहा है और दूसरा छोर किलोमीटर तक नजर आ रहा है। ऐतिहासिक रैली, बहुत सारा जनप्रतिनिधि शामिल हुआ, और सैनी समाज ने अपनों जो वर्चस्व है वह दिखावा को प्रयास करियो। राजनीतिक तरीका से देख जो इनको, पहले विप्र समाज ने करी, फिर करणी सेना ने करी, सैनी समाज दमखम दिखा रहा है। राजनीति को परिदृश्य बदल रहा है। आवाड़ा दिनन में इनका इम्पैक्ट नजर जरूर आएगा, प्रभाव जरूर नजर आएगा, यह निश्चित है। ठीक है, शेयरिंग कम कर रहा, यह टीम कह रही है साहब बहुत कम शेयरिंग हो रही है। शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, फेसबुक पे भेजो। बहुत तुम्हारी टेंशन है मेरी कौन, पर भेजो। ठीक, चलिए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन दो दिग्गजों से, उन दो व्यक्तित्व से, जिन्होंने न सिर्फ इस शहर को बल्कि हमारे क्षेत्र को और इस देश में भी उन्होंने अपना नाम कमाया है, अपनी लेखनी से, अपनी रचना से, है ना। जो शब्द उकेरते हैं ना साहब, वो भी इतना आसान नहीं होता। शब्दों की तो लड़ाई है, और लड़ाई क्या है। राहुल गांधी कुछ बोल गए तो मानहानि का दावा हो गया, ठीक है। और सरकारें बजट भाषण में कुछ बोल जाती हैं तो वो योजनाएं बन जाती हैं। ये शब्दों का ही तो खेल है। लेकिन कभी साहित्यकार जो कुछ लिखते हैं वो यहाँ से लिखते हैं, वो समाज से ऑब्जर्व करते हैं। समाज में वो तमाम कैरेक्टर मिलते हैं, समाज में वो तमाम पात्र मिलते हैं जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं और अपनी लेखनी में उसको ढालने का प्रयास करते हैं, और तब समाज के सामने एक रिफ्लेक्शन पैदा करते हैं, एक प्रतिबिंब पैदा करते हैं और एक पात्र गढ़ते हैं। बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है सर। ठीक है, उन लोगों से मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन जुड़ें, और हल्की फुल्की बातें, चुगलबाजी की बातें और व्यंग की बात और हंसी खुशी की बात होगी। चलो, पूरा सम्मान के साथ में मैं सबसे पहले तो बुलावा चाहूँ महान लेखक, जिनकी रचना लगातार अखबार में, इनमें सब में पढ़ता रहता होगा आप, दूरदर्शन पे कई बार टेलीकास्ट हो चुकी है, व्यग्र पांडे साहब। तो उनको मैं इनवाइट करूंगा पूरे सम्मान के साथ में। व्यग्र पांडे साहब आएँ और मुझे यहाँ पर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद व्यग्र सर, और आइए और हमारे दर्शकों के बीच में और न्यूज़ 7 राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अच्छा व्यग्र साहब तो शायद दूसरी बार आए, दूसरी बार हमारे साथ में आए हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। दूसरे वो हैं जो प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ये शब्द जो बनता है ना, ये डिसिप्लिन से बनता है, अनुशासन जिनके जीवन में है। लेकिन सतसैया के दोहरे और जौ नाविक के तीर और देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, यही शायद एक व्यंग्यकार की एक अच्छी परिभाषा है। क्यों व्यग्र साहब? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। व्यंग्यकार है कौन? व्यंग वो है जो अपनी बात कह भी दे, अगले को बुरा भी ना लगे और हम अपना सब कुछ कह भी गए, है ना। और ऐसे ही एक व्यंग्यकार, एक रचनाकार, एक लेखक से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा हूं, श्रीमान हनुमान मुक्त जी। वो आए और मुझे ज्वाइन करें। उधर ही ले लें, आइए सर। और हनुमान मुक्त, या ये कहें हनुमान कुमार गोयल, आइए सर और ज्वाइन कीजिए मुझे। सर आप पहली बार न्यूज़ 7 राजस्थान पर जुड़ रहे हैं, और कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और न्यूज़ 7 राजस्थान
को इतने दर्शक देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, इतने पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी आपके चैनल पर आना चाहिए। और आज आपका आग्रह था और मैं आपके आग्रह को मैंने स्वीकार किया और मैं यहाँ पे आपके बीच में उपस्थित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज आपसे जुड़ रहा हूँ। चलिए, अब कुल मिलाकर बात यह करा साहब, देसी भाषा की बात करा आप तो नहीं तो पहले बेटा यार सब पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल दी। सबसे पहले तो प्रश्न यहाँ बने, व्यंग व्यंग है कहीं, व्यंग विधा कहीं है, और या को लिखबो आसान है कि बड़ो मुश्किल काम है। अगर युवा सोचे, क्योंकि सोचता तो बहुत कुछ है युवा, लेकिन उसको शब्दों में नहीं डाल पाता, व्यंग विधा क्या है? व्यंग से मतलब आप लोग भी समझ रहे होंगे, एक व्यंजनापूर्ण जो भी बातें हैं वो सब व्यंग के दायरे में आती हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, हमारे घर में हमारी दादी नानी जितने पूर्वज हैं, अपने बच्चों को जब डांटते हैं, जब कोई बात कहते हैं तो बड़ी इस तरीक ढंग से अपनी बात कहते हैं। बच्चे उस बात को समझ भी जाते हैं और उनको बुरा भी नहीं लगता। तो व्यंजना में अपनी बात कहना यही व्यंग है। और आसपास जितनी भी विकृतियां हैं, जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, उस बात को इस ढंग से कहना या उसके ऊपर चाशनी लगा के कहना, ये व्यंजना में आता है। यही व्यंग है। मतलब बॉलीवुड की फिल्मों में आइटम सॉन्ग, शुद्ध भाषा में समझाऊं तो मन को न्यो कहते ना साहब, एक आइटम सॉन्ग हो जाए तो पूरी फिल्म हिट हो जाए। व्यंग वही है कि जो देखा उसे शब्दों में डाल करके लिखा और जहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच भी जाए। अच्छा व्याघ्र साहब, एक बात मुझे बताओ कि आजकल का जो युवा है, क्योंकि अब शिक्षा नीति में भी बदलाव होगा, अब ने तो वे साहित्य रियो ने व कोर्स रियो किताबन में हम भी पढ़ी को रिया, जो महान उनको लिखा देखा करते थे, उनकी कविताएं पढ़ा करते थे। एक मुझे याद है वो पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी साहब की, है ना। अब वो सारी चीज़ें खो गई। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो? युवा साहित्य से, इन चीज़ों से दूर क्यों हो गया? वैसे तो समय परिवर्तनशील है, इसका भी हाथ रहता है, लेकिन जो शाश्वत चीज़ें हैं, जो शाश्वत मूल्य हैं, वो तो रहते ही हैं। अब रही कमी की बात, तो कमी का मूल कारण तो ये मानिए कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें जो कुछ पुरातन बातें जो शिक्षा की रीढ़ हुआ करती थी, उस पर आज की जो हमारे शिक्षाविद हैं या जो हमारे सिलेबस जो निर्माता हैं, उन्होंने उसको थोड़ा दरकिनार किया है। और इसलिए आधुनिकता ज़्यादा आ गई। और इस कारण जो है आज की पीढ़ी उन माखनलाल चतुर्वेदी हैं या और भी पुरोधा जो हमारे साहित्य के हैं, उनकी कृतियों से और उनके विचारों से अब थोड़ी दूर है या दूर रह गई। दूसरा एक कारण ये भी है कि जो ये वर्तमान में ये जो मोबाइल जिसको कह सकते हैं हम, इस मोबाइल ने भी हमको कई चीज़ों से दरकिनार किया है, जिसमें एक साहित्य भी है, इसमें एक साहित्य भी है। और इस कारण जो है लोग, बच्चे जो आज के हैं ना, वो इसको पसंद ही नहीं करते हैं। बस ये। अच्छा हनुमान सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आप व्यंग भी लिखते हैं, आप भी इसी युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं, आपके दिमाग में क्यों आया कि यार मुझे ये चीज़ें लिखनी चाहिए, मैं व्यंग लिखना चाहता हूँ, मैं अपने जज्बात जो हैं, अपनी भावनाएं जो है, उनको शब्दों में उकेरना चाहता हूँ? कब से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे ये प्रेरणा मिली? मैं बताऊं कि हमारे जितने भी पत्रकार लोग हैं और जो साहित्यकार लोग हैं, साहित्यकार या पत्रकार, समाज में जो भी ऐसी विकृतियां हो रही हैं, जैसी घटनाएं घट रही हैं, उनसे वो जो क्षुब्ध होता है, जो उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती हैं, तो जब जो चीज़ें चोट पहुंचाती है वो आपके शब्दों के माध्यम से बाहर निकलती है। तो आपके अंदर इस तरह की बातें कहने का जो तरीका है, जिस चीज़ को आप तरीके ढंग से कह सकते हैं, वो सब व्यंग में आता है। मुझे लगभग व्यंग लिखते हुए मैं सन 88 से व्यंग लिख रहा हूँ, और करीब मैं बता दूँ 700 से करीब 700 से अधिक मैंने अब तक व्यंग लिखे हैं। अच्छा। और मैंने करीब 2 वर्ष तक तो अपने गंगापुर सिटी में एक दैनिक प्रजाजन चला करता था, लगातार 2 वर्ष तक लगातार प्रतिदिन मैं उसमें व्यंग लिखा करता था, मुक्त कुमार नाम से। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई। तो ये अंदर से जो पीड़ा होती है, जो वो पीड़ा शब्द का जामा पहन लेती है, तो निश्चित रूप से वो व्यंजना के माध्यम से निकलता है। और तभी से ये मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद से जैसे जैसे हम चीज़ों को देखते हैं और वो चीज़ें हम लोग कहते जाते हैं, जिस तरह से हम अपनी बात कहते हैं, वो एक विधा बन जाती है। तो व्यंग तो एक विधा है। आसपास जो चीज़ें हो रही है, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे इसी चैनल पर कि आज वालोतरा में इस तरह की घटना घटी है। अब आप देखिए कि एक महिला के साथ इस तरह की घटना होना और उसको देख करके सुन करके हमारा द्रवित होना, तो अब सब लोगों को एक कहीं ना कहीं पीड़ित करता है।
जो लेखक हैं, जो हमारे कवि हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, वो अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी विधा में अपनी बात कहते हैं। तो यही चीज़ है कि जो व्यंजना है, व्यंजना में अपनी बात जब हम कहते हैं, जो समाज को पढ़ भी ले, समझ भी ले और उसे लगे कि वो मुझे कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित कर रही है, तो इसी तरह से ये व्यंग बन रहा है, फिर उसको शब्दों में डाल देता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे समझ में गुना है, ये जितने की भी कवि बन जाए, ये इतने की बन जाए, ये अपना सरनेम चेंज क्यों करे, या एक एडिशनल जाने घासू, अब ये हनुमान गोयल दिया ये मुक्त होगा, ये बिशंबर दयाल दिया ये व्यग्र पांडे होगा, ये मुक्त किसा जुड़ियो, कौन सो मुक्त होगा साहब? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये एक तकल्लुस है, हाँ? है, और ये सरनेम जो आदमी बदल लेता है, मेरे सरनेम बदलने में तो एक बहुत लंबी कहानी है कि मैंने बताया सबसे पहले जो मेरे लिखने की शुरुआत हुई दैनिक प्रजाजन से हुई थी। वहाँ हम बैठा करते थे, जब हम 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तभी वहाँ संपादक गोवर्धन लाल जी गर्ग हुआ करते थे, उनके पास बैठा करते थे। तो जब हम कुछ चीज़ें लिखते थे, करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार हनुमान, एक अखबार शुरू करना है तुमको। अच्छा। अब एक अखबार शुरू करना है, तो अखबार शुरू करने के लिए मैं हमेशा जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, मैं हिंदू मुसलमान में जो झगड़े होते हैं सांप्रदायिकता के, मैं शुरू से बहुत खिलाफ रहा हूँ। मेरे अंदर हमेशा ही एक समरसता का भाव रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे एक इस प्रकार का कोई अखबार शुरू करना चाहिए जिसके अंदर दोनों प्रकार के शब्द हो, उर्दू शब्दावली का भी हो, हिंदी का भी हो। तो उस वक्त मेरा जो अखबार का वो अखबार जो टाइटल वहाँ से पास हुआ, वो टाइटल था मुक्त पैगाम। अच्छा। तो जब वो टाइटल मुक्त पैगाम नाम से हिंदी का साहित्य भी आ गया और उर्दू भी आ गई, तो वो और उसमें अपनी बात भी आ गई, मुक्त संदेश जिसे अपन कहते हैं, मुक्त पैगाम। तो जब उसी तरह से जब वो अखबार मेरा जब चलने लगा, साप्ताहिक पेपर था, तो सब लोग कहने लगे कि यार वो मुक्त साहब को बुलाओ, मुक्त साहब को बुलाओ। तो फिर वो नाम के साथ ही जुड़ गया हनुमान मुक्त। मेरे साथ तो ये कहानी है। और जब आप कह रहे हैं कि लोग अपने नाम के पीछे ये सब चीज़ क्यों लगा लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो उसके कैरेक्टर में है, जो उसके चरित्र में है, वो चाहता है कि मुझे लोग इस नाम से जाने, क्योंकि आपका नाम तो आपके पूर्वजों ने दिया है। आपको पता नहीं है कि आप अजय हैं, मैं हनुमान हूँ, ये विशंबर है, ये है, क्योंकि आपके माता पिता को जो अच्छा लगा वो उन्होंने वो रख दिया। लेकिन अब आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपकी स्वतंत्रता है, और आपने उस नाम को अपने आप में आत्मसात कर लिया, ये इसलिए लोग लगा ये मुक्त बन गए। अच्छा, व्यग्र पांडे, व्यग्र तो शब्द ही सो लगे जो दुखी सो निराश सो कर तो रहे। कहाँ एक तरफ बिशंबर जी और कहाँ के व्यग्र पांडे। व्यग्र कब शुरुआत हुई और क्यों आयो दिमाग में साहब मैं व्यग्र लिखूं? अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है शायद व्यग्र से पहले कुछ और भी आपने इस्तेमाल किया था कोई शब्द? नहीं, क्या वैसे तो सामान्य नाम ही चलता था, लेकिन बिशंबर दयाल पांडे। हाँ, बिशंबर दयाल पांडे, ठीक है। लेकिन जब ग्रेजुएशन में मेरी हिंदी रही है साहित्य, तो हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट रहा। तो एक पुराने साहित्यकार रहे हैं पांडे वेचन शर्मा उग्र। ओके। तो पांडे वेचन शर्मा उग्र को जब मैंने पढ़ा तो लगा कि पांडे भी है इसमें, हाँ, और पांडे अपने साथ भी है, बिल्कुल। तो क्यों ना अब उग्र अगर रखते हैं तो वो उसकी वो हो जाएगी नकल। हाँ। तो मेरी प्रवृत्ति हमेशा चिंतनीय रही, मतलब चिंताओं से ग्रस्त रहना, और कोई भी विषय को उठाना तो जहाँ ऐसा कोई विषय है जहाँ से चिंता निकलती हो, वो मुझे बड़ी प्रिय रही। तो क्यों ना मैंने कि चलो इसको उग्र को छोड़ करके व्यग्र लगा लें। तो व्यग्र या चिंता, व्यथित व्यक्ति, जो जिसको कि हर जगह ही कहीं व्यथा ही दिखे या व्यथा पर ही नजर जाए, और समाज में व्यथाओं की कमी है नहीं, जैसा कि अपन देखते हैं हर जगह हमको व्यथित होना पड़ता है, और व्यथाओं का एक पुंज सा ही समाज बन चुका है इन दिनों, तो कम से कम, तो इसलिए व्यग्र रख लिया। चलिए, अब देखो, दोनों महान लेखक भी हमारे पास में बैठा है। एक तरफ व्यग्र है, दुखी, व्यथित, दूसरी तरफ सा व्यंग्यात्मक, जो समाज से देखा, ऑब्जर्व किया, उसको शब्दों में ढाल दिया। मौजूदा परिवेश को देखते हुए, मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए हनुमान मुक्ति जी की कोई कविता जो आप हमारा दर्शकन के लिए पेश करना चाहो कि साहब वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह एक मेरी भावना जागृत हुई और मैंने इसको शब्दों में डाला, वो आप में से चाहूँगा। अब मैं चलो, अजय जी ने ये न्यूज़ 7 राजस्थान ने मेरी एक बहुत अच्छी क्या मेरी बहुत पुरानी कविता है, वह कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल स्वागत है सर। कविता का शीर्षक है कपूर चिंतन।
कपोल चिंतन। कपोल चिंतन का सीधा सीधा सा अर्थ है कि हम किस प्रकार से चिंतन करते हैं। जो चीज़, जो समस्या हमारे सामने नहीं है और उस समस्या को हम समस्या बना लेते हैं और उसको सुलझाव के लिए लगे रहते हैं। जय हो। और जो समस्या है ही को नहीं, और समस्या ही नहीं, है ही नहीं, मतलब समस्या है नहीं और हमने उस समस्या को जबरदस्ती समस्या बना ली। तो ये एक काफ़ी प्रसिद्ध रही है ये कविता, लोगों ने बहुत सराही है। और ये पद्यात्मक नहीं है बिल्कुल कविता, ये मैं अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। बिल्कुल, और शेयर भी करता रहिए। हाथ में पेटी लिए वह सड़क पर जा रहा था। ठीक। हाथ में पेटी लिए वह सड़क पर जा रहा था। पेटी भी अजीब, चारों तरफ बंद, आजू बाजू दो चार छेद। ठीक। पेटी भी अजीब, चारों तरफ बंद, आजू बाजू दो चार छेद। मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। मैंने कहा पेटी में क्या है? नेवला है, वह बोला। अच्छा। मैंने कहा पेटी में क्या है? नेवला है, वह बोला। नेवला कहाँ किस लिए ले जा रहे हो? नेवला कहाँ किस लिए ले जा रहे हो? वह मुझे सुनकर वह जोरों से हंसा और बोला मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ वह मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं उसकी यादों में मदहोश हो जाऊँगा, मैं जानता हूँ वह मुझे नहीं मिलेगा। मैं उसकी यादों में मदहोश हो जाऊँगा। मदोशी में सांप दिखाई देंगे मुझे। क्या बात है। अच्छा। मदोशी में सांप दिखाई देंगे मुझे। सांपों से छुटकारे के लिए नेवला लिए जा रहा हूँ। अच्छा। सांपों से छुटकारे के लिए नेवला लिए जा रहा हूँ। उसे सुनकर मैं हंसा और उससे बोला तेरे सपोले तो कपोल हैं, क्यों भ्रमित निर्मोल हैं। तेरे सपोले तो कपोल हैं, क्यों भ्रमित निर्मोल हैं। तो वह जोरों से हंसा और पेटी को खोलते हुए बोला जब सपोले कपोल है तो ये पेटी भी निर्मोल है। ये भी निर्मोल है, कपोल है। मतलब खाली पेटी को वो लेके जा रहा है और हम किस प्रकार से समस्याओं को जबरदस्ती इस तरह, हाँ समस्या है नहीं और उस समस्या को बना लेते हैं। इस प्रकार की कविता है। धन्यवाद। चलिए, तो कुल मिलाकर के क्या है, बेमतलब की टेंशन मत करवा करो, ठीक है ना। भैंस खरीदी को नहीं, बोले तेरा खेत में चरेगी और केस मुकदमा करूंगा और पीछे तेरे लट्ठ दूंगा। मैं यार जज ने पूछी कहाँ है भैंस के, खरीदी को नहीं हाल, फिर लड़ाई पहले ही होगी। तो बेमतलब की टेंशन मत करवा करो। अब व्याघ्र साहब, हाँ सर, आपको व्यथित मन वर्तमान राजनीति को ले मुझे तो लगा या कोई मेरा ही सब्जेक्ट व्यथित मन का ले लिया इन्होंने। अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं जो चुनावों की एक मैं पैरोडी बोलना चाहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और जो इन दिनों हम देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है मैं टोको चाहूँगा, आप राजस्थानी भाषा में, हमारा बड़ी भाषा में बढ़िया मैंने पहले भी ली, हाँ अच्छी लिखो आप। तो इससे पहले तो मैं जो जिस परिवेश में अपन बैठे हैं, हाँ बिल्कुल, उसके लिए 4 पंक्ति और फिर मैं एक गीत बोलूँगा आपके बिल्कुल बिल्कुल। एक गांव का जीवन और शहर का जीवन, उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की कि देखी कृत्रिम सुबह, यानी शहर की जो सुबह है कृत्रिम है, बनावटी है, कहीं उसमें प्रकृति का कहीं लेना देना नहीं है। कि देखी कृत्रिम सुबह, कृत्रिम सांझ देखी, जब देखी रात वहां की तो वांझ देखी, ना दोपहर ना तीसरा प्रहर, शहरों में कभी सड़कें देखी सदा ही भागम भाग देखी। बिल्कुल, सड़कें देखी तो सदा भागम भाग देखी। ये शहर का एक जीवन। हाँ, उसमें सिर्फ कृत्रिमता, बनावटीपन, इसके अलावा प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। चाहे हमको लगेगा कि हम पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब पिछले दिनों हम हमारे इर्द गिर्द ये रैलियां, ये यात्राएं और भिन्न भिन्न समाजों के जो प्रदर्शन ये जो देखे, तो थोड़े दिन बाद जिनके लिए ये दिखा रहे हैं, जिनको दिखा रहे हैं, अब वो भी दिखाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो भी घर पर आने वाले हैं। और इस विचार को लेकर के मैंने एक गीत लिखा और मैं आपके समक्ष वो गीत बोलना चाहूँगा। वैसे तो गाते तो बहुत अच्छा आप हैं। जब जब चुनाव आए, जब जब चुनाव आए,
नेताजी घर पे आए, उन्हें हम याद आए, जब उन्हें बाहर हम आई। याद आए। बन के सीधे सादे बातें करे सभी से। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो आएंगे बन के सीधे साधे, हाँ, बन के बातें करें सभी से। अर्थात वो सीधे नहीं है, बन के सीधे साधे, कि बन के सीधे साधे बातें करें सभी से, छू छू के पैर वो आशीष ले सभी से। अरे ओ गरज अपनी खातिर हर कोई उनको भाए, हम उनको याद आए, उन्हें हम याद आए। चुनाव के टाइम अब आने वाले कि काकी ताई बाबा, अब विभिन्न संबंधों से उच्चारित करेंगे वो हमको जोड़ लेते कि हैं। काकी ताई बाबा रिश्ते निकाले फिर से, बातों के जाल में वो सबको फंसाए फिर से। अरे ओ संबंध अनेक उन्होंने हमें फिर याद दिलाए, उन्हें हम याद आए, उन्हें हम याद आए। और आगे का बंद देखिए कि जाति बिरादरी के जो जाल ऐसे बुनते, जीत जाए फिर तो बातें नहीं वो सुनते। अरे ओ बूटों के खातिर जो सौगंध कितनी खाए, उन्हें हम याद आए, उन्हें हम याद आए। और अंतिम छंद देखिए इसका कि हर बार चले जाते। अब मैं वोटरों के लिए कहना चाहूँगा, एक काव्य कविता लिखना और उसमें एक काव्य धर्म भी होता है, कविता का धर्म होता है कि क्यों लिखी गई, क्या संदेश देना चाहते हो आप, कि हर बार चले जाते फिर भी न समझ आती, मछली बेचारी भूखी कांटे से जान गवाती। अरे ओ नादानी पर अपनी बरसों फिर क्यों तड़फड़ाए, उन्हें हम याद आए, उन्हें हम याद आए। वर्तमान में ये चुनावी माहौल अब लगने लग गया है, तो अब ये शुरू हो जाएगा, अब सारे रिश्ते नाते निकल आएंगे, सब निकल आएंगे, सारे वादे हो जाएंगे, सब वादे पूरे हो जाएंगे, जो चाहा वो मिलेगा और मिल भी रहा है, मिल भी रहा है। तो इस धारणा को लेकर एक ये गीत लिखा, दर्शकों को कैसा लगा वो तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और शेयर भी करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये जो महफिलें हैं, ये जो जाजम है ना सर, ये हर रोज़ नहीं लगा करती, ये हर रोज़ नहीं लगा करती। ये न्यूज़ 7 राजस्थान का और मेरा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े लोग, इतने बड़े साहित्यकार और लेखक आज हमारे साथ हैं, न्यूज़ 7 राजस्थान के चैनल पर हैं। वरना ये लोग राष्ट्रीय लेवल के कवि हैं सर, ये लोग राष्ट्रीय लेवल के लेखक हैं जिन्होंने अपनी शब्दों से, अपनी लेखनी से झंकृत किया है इस देश को। तो ये वो कवि हैं। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में आ रही थी कि ये जो कवि हैं, ऐसा सुनते हैं हम कहीं जोक में, चुटकुलों में ये बता देते हैं कि साहब जब घर पे उनकी कोई नहीं सुनता ना, तो वो दुनिया को सुनाने के लिए फिर कवि बन जाते हैं। अच्छा, घर में स्थिति क्या है? अगर एक कवि के बारे में पूछा जाए ना, आप तो दोनों ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, अच्छी खासी चलिए अपनी दाल रोटी जो है वो चल रही है और अच्छी पोस्टों पर आप लोग हैं, लेकिन घर में जो है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे वो कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो, घर में तो वो वही है जो असलियत में उसको होना चाहिए। तो क्या इसके पीछे वो है, घर में कौन सुनता है? अपनी जो जिंदगी की लाइफ पार्टनर है, गजल है, उसको कभी अपनी कविताएं सुनाते हो या नहीं सुनाते हो?
नहीं नहीं, आपका प्रश्न बहुत मुकम्मल प्रश्न है। हाँ जिसकी घर में कोई नहीं सुनता उसे ही लोग बाहर सुनाते हैं। हाँ, वही कभी सीधी सी बात बनता है, है। वही हम तो कभी आज तक बनता यही सुनते आ रहे है। हैं। अब घर पे तो कौन सुनेगा हमारी, घर पे कोई नहीं सुनता, इसलिए हम बाहर आके सुनाते हैं। इसलिए कभी बन गए। इसलिए कभी बन गए, इनका कहना ठीक है। नहीं, प्रेरणा सर वहाँ से सपोर्ट मिलती है, फैमिली से, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, अपना जो है कि यार चलो अच्छा लिख रहे हो, देखिए, कभी आता है क्या ऐसा कोई फीडबैक? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आता है, क्योंकि आजकल तो ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया, बहुत आ गया, सब कुछ आ गया। जो कुछ भी चीजें आती है, कभी अखबार में, मैगजीन्स में कुछ चीजें आती हैं, तो जो जिन लोगों को जो रुचि है वो पढ़ते हैं और उसको मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा, साहित्य ऐसी चीज़ है कि हर किसी को अच्छा भी नहीं लगता, और हर किसी से हम सोचें कि ये हम मेरी किताब में पढ़ेगा। अब हमारी जो कुछ पुस्तकें निकली हैं, तो मेरे घर में भी मेरी वाइफ ने नहीं पढ़ी अभी तक वो किताबें। अच्छा, क्योंकि उन्हें शौक नहीं है। अच्छा, लेकिन उनके जो रिश्तेदार है वो आके लेके जाते हैं और उनको जबरदस्ती पढ़ते हैं और मुझे बताते हैं कि इनमें इसमें आपने अच्छा लिखा है, या ये लिखा है, ये लिखा। तो इस लिटरेरी जिसको शौक है, लिटरेरी से मन करता है, वही पढ़ पाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये अजय जी से मेरी अभी इससे पहले थोड़ी सी बात हुई। ये न्यूज़ 7 राजस्थान को बहुत अच्छा ढंग से डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको इतना लिटरेरी शौक है, इतने सारे लेखकों के, इतने सारे कवियों के उन्होंने नाम बता दिए, कौन कौन सी कहानियाँ फणीश्वरनाथ नेहरू ने लिखी है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी है, किसने क्या लिखा है, इन सब के चीज़ों के बारे में को पता है। तो जिसे जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जिसको जिसका शौक है, वही उसे सुनता है। एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने बड़ी एक हास्यास्पद घटना, एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। शाश्वत सत्य नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, शाश्वत सत्य। कारण क्या है कि जो कवि होता है उसे तो कुछ न कुछ लिखना है, और वो रचना जब तक वो मुकम्मल नहीं मानता तब तक कोई उसको सुन नहीं लेता, एक नहीं सुनता है तब तक उसे अपच हो जाती है। ये बात ठीक है। और चूंकि मैं तो कोई इतना बड़ा कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पन्ने काले करता हूँ, व्यंग लिखता हूँ, तो मुझे तो कोई सुनने वाली कोई स्थिति नहीं आती। मुझे तो छपने का शौक होता है कि भाई मैं कहीं छप जाऊँ, और कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा मंच मिलता है तो वहाँ मैं कहीं अपने व्यंगों को वहाँ पढ़ देता हूँ। तो घर में मेरे साथ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मुझे कोई सुनता भी नहीं है और मुझे कोई पढ़ता भी नहीं है। कुल मिला करके ये है, बहुत कुछ कह भी दिया और बहुत कुछ छुपा भी लिया, है ना। और शाश्वत सत्य ये है, उनको इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, तो मैं तो लिख देता हूँ, और छपती है तो पब्लिक को सुना देता हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है? सुना है, कौन सुना है कोई घर में थोड़ा बहुत? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, पत्नियां तो नहीं सुनती, मतलब चाहे इनकी हो चाहे हमारी हो। हाँ, पत्नियां तो अमिताभ बच्चन की भी को सुना है। लेकिन हाँ, आपकी बेटियां हैं कॉलेज स्तर और जो है उच्च स्तर की, तो वो समझ रही है उन चीज़ों तो मैं आपको बताऊं, अब हालांकि वो दोनों बेटियां जा चुकी हैं अपने ससुराल, लेकिन उनको मैं सुनाया करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मेरी कोई रचना बनी, कोई बेटा ये देखना, ये रचना को मैं बोलूँगा और कैसी लगती है ये। और आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे वो दोनों ही साइंस की हैं, मतलब वो हिंदी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहती है कि पापा जी ये रचना बहुत अच्छी बनी है। तो वो रचना उनका यूँ मान लीजिए उनकी कहे अनुसार अगर वो उन्होंने कह दिया कि रचना बहुत अच्छी है, तो वो रचना अच्छी ही निकलती है, और फिर देश और विदेश की कई पत्र पत्रिकाओं में वो छप भी जाती हैं। तो मैं उनका ही आशीर्वाद, बेटियों का आशीर्वाद ही मानिए। अन्यथा पत्नियां, जो मैंने कहा ना, पत्नियां शब्द लिया है, यहाँ इसको दूसरे रूप में मत ले जाना कि यानी कि जो बेचारे जितने भी लेखक और कवि या जो भी हैं, उनकी पत्नी तो शायद सुनती कम ही होंगी, या कोई मान लीजिए पढ़ी लिखी वो स्वयं लेखिका है, वो पढ़ती हो तो एक बात अलग है, अन्यथा उनके लिए तो बाधक ही मानिए आप। कुल मिला के ये है, मैं भी है ना सही बताऊं आपको, जब रोजीना खबर दूं, खबरनामा आवे या कोई भी प्रोग्राम आवे, हजारों लाखों लोगों के कमेंट आते हैं, सारा कमेंट उनको मैं पढ़ूं, और मैं कभी मेरे घर जा पूछूं ना, यार तुमने मेरा एपिसोड देखे होगे, कहाँ ठीक, हमने देखे हो, दुनिया ने देखे होगा। तो कुल मिला रहा है, घर में सबकी भाई कंडीशन है, तुम चाहे घर में से बाहर कितने की मुँह में ताव देर निकल लो, चाहे कभी हो, चाहे कितने की बड़ो क्रिकेटर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, भाई भैया वह तो कुल मिला रहा है कि जिस एक निवेदन और, हाँ बिल्कुल, जो घर के बाहर अधिक बोलते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर के अंदर उतना ही कम बोलते होंगे। हाँ। ये शाश्वत सत्य है, और या पल्ले गांठ दे लीजो। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मुख्य साहब आपसे, कोई शो कभी सम्मेलन को किस्सों धन लेना का देना पड़गा हो, बुकिंग भी कर दी, कलमटा की साई भी आ गई, फ्लाइट छूट गई, या फिर ऐसा हो कि पहुंचा और जो ऑर्गेनाइजर हो बहाने नाटक कर गए हो, कभी सम्मेलन को कोई बढ़िया या कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जहां आपकी खुद की हंसी बन गई हो कि दूसरा ने व्यंग बनाता खुद को ही व्यंग बन गो? नहीं, खैर मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, और चूंकि मैंने मंच पे कभी कोई कविता पढ़ी भी नहीं,
मंच पर मैंने सिर्फ व्यंग पढ़े और ऐसी स्थिति मेरे साथ बनी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप व्यंग्यकार हो, आपका सेंटर में, आपका सब्जेक्ट में राजनीति भी रहे, आपका सब्जेक्ट में राजनेता भी रहे, आपका सब्जेक्ट में मंत्री प्रशासन सब रहे, कभी शो हो कोई चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी हुई हो कि यार मटा के या गलत लिख दियो भाई अब मानहानि कोई ठुकेगा या तो केस और अदालत का चक्कर लगाना पड़ेगा, हो कभी? हाँ, ये बात तो खैर बिल्कुल सही है। ऐसी घटनाएं तो मेरे साथ 2 4 5 बार हो चुकी होनी ही। और तीखो लिखोगा। मैं बताऊं आपको हाँ। कि एक हमारे मैं भी गंगापुर सिटी का नाम लूंगा तो वो संबंधित बात बता रहे हैं। मैंने एक व्यंग लिखा था, फूड इंस्पेक्टर की दावत। ओके। फूड इंस्पेक्टर की दावत जो व्यंग लिखा, और उसमें जो कैरेक्टर थे, उसमें जो कैरेक्टर लिया था वो लिए थे जैन साहब। अच्छा। और आपने खाद्य निरीक्षक रिया पीसी जैन। और फिर मुझे पता नहीं था कि पीसी जैन साहब यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर है, लेकिन वह कैरेक्टर था जैन साहब। और वो पूरी सब चीज़ें इस तरह से व्यंजना तो ये थी कि उसके अंदर ये था कि हम लोग जो हैं कि कितना हम आजकल क्या दूषित खाना खाते हैं, बिल्कुल दूषित खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ खा रहे हैं। तो अब चूंकि फूड इंस्पेक्टर ने दावत दी थी, तो जितने भी जो लोग थे, जितने व्यापारी लोग थे, उन्होंने उनको सबको, जितने भी लोग अतिथि थे, अच्छा खाना खिलाया। अब जब उसमें कोई किसी तरह की मिलावट नहीं थी, अब मिलावट नहीं होने के बिना मिलावट का खाना खाने से, शुद्ध खाना खाने से जो वो लोग वहाँ आए थे पार्टी में, वो सब लोग बीमार हो गए। उसमें होना ही है, रोजीना मिलावट को खा रहा है। तो कहना ये था एक्चुअली हमारे साथ कि हम लोग इस तरह से हो गए, ये एक व्यंग था। अब जो हमारे जैन साहब थे, यहाँ गंगापुर के खाद्य निरीक्षक साहब थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने इस पे काफी सारी चीजें हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्या, काफी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत जबरदस्त, और बड़ी मुश्किल से मामला सुलझ पाया। हालांकि मैंने उनसे कह दिया भाई जो कुछ करना है करो, उनका कोर्ट में जाऊंगा, मैं ये करूंगा। इसके अलावा भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जहाँ पर मुझे काफ़ी आमने सामने का सामना करना पड़ा, क्योंकि बात इस तरह की होती है, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, करते हैं, तो एक क्लिक तो करती है। मैं बताऊं, अभी एक आईजी से रिटायर हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, अग्रवाल ही है एमपी में। मैंने एक व्यंग लिखा था, व्यंग का शीर्षक था कुत्ते की मौत। और उसमें चूंकि हम बहुत आम जिंदगी में कभी कभी कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस वालों को इस तरह का शब्द दे देते हैं। जब मैंने वो व्यंग लिखा और हमारा एक प्रतिष्ठित एक व्यंगधारा समूह है, उस समूह में उसको पढ़ा, तो हमारे जो डीआईजी साहब थे वो भी जुड़े हुए थे, रिटायर्ड आईजी, वो उस पर काफ़ी गर्म हुए कि नहीं इस तरह से होता है, ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस तरह की कंट्रोवर्सी अक्सर मेरे साथ होती रहती है, क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज़ें कहीं छप जाती है, कर जाती है, तो चूंकि उसमें हमारा मोबाइल नंबर होता है, तो बहुत से लोग तो फोन पे आकर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि अपनी रचना है। नहीं, वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपसे पीछे तो हट ही नहीं सकते। फोन पे भी वो लोग गाली गलौज करते हैं कि आपको क्या देख लिया, इस तरह की बातें होती हैं। तो यदि आप इस चीज़ों से डर जाएंगे तो आप अपनी बात कह भी नहीं पाएंगे। आपको समाज को जागृत करने के लिए सब कहना पड़ता भी है, और इस तरह कंट्रोवर्सी होती रहती है, सामान्य बात है। आदत पड़ गई सहने की भी और लिखने की भी। बेगर साहब आपके साथ हो कभी शो विषय, तो आप तो बैलेंसिंग ही रखो ज्यादातर खबर हुए ना। हाँ, मैं तो मेरा मन जो दुखियन जो कह रहा हूँ साहब, मेरा तुम्हारी कहीं को कह रहा हूँ नहीं, लेकिन एक कोई कार्यक्रम गंगापुर में हुआ। अच्छा। तो उस व्यक्ति ने हमसे कहा कि भाई आप 4-6 कवियों को लिया ना, तो मैंने कहा चलो मैं तो कह ही दूंगा, लेकिन आपको भी कहना है, तो मैंने उनको नंबर दे दिए। तो हमारे एक सज्जन, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि भाई देखो हम तो कुछ पारिश्रमिक लेते हैं, ये है वो है, ऐसी बात की। तो फिर उनका फ़ोन मेरे पास आया कि वो पारिश्रमिक मांग रहे हैं। तो मैंने पारिश्रमिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, अपन तो अपने घर में ही तो बैठे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, उनको रहने दो भाई, उनको रहने दो भाई, जो पारिश्रमिक मांग रहे हैं आपके यहाँ कोई ये ऐसी है नहीं ऐसा कुछ। अब कार्यक्रम शुरू हो गया। अच्छा। और संचालन मैं कर रहा था, तो वो चलते चलते हुए आए वो पारिश्रमिक वाले सज्जन। अच्छा। और मेरे बगल में आके बैठ गए और कहा यार मैं आ गया हूँ। अच्छा। तो आगे तो मैं क्या करूं, अब तो आपका नाम नहीं है पैनल में बोलने वालों में। और वो नाराज और हो गए सामने वाले। फिर उन्होंने नहीं कहा नाम तो आना चाहिए, वो तो मैंने कुओं आ गई ऐसा है। तो ऐसा कुछ आया, ये कवियों की कमजोरी मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन वैसे जो है ना ऐसा और कोई ऐसा विषय नहीं आया आज तक कि कोई मैंने ऐसा कुछ लिख दिया हो और कहीं समाज से कोई ऐसी प्रतिक्रियाएं। अच्छी प्रतिक्रियाएं तो चलो आती ही हैं और अपन वांछा भी रखते हैं कि भाई अच्छी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया आई नहीं। अच्छा, आप जितने दर्शक है शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये आपकी भी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज पांडे साहब ने एक बड़ी बात कह दी सर, और वो मेरा भी मन क्षुब्ध होकर के इन चीज़ों को कहता है। बहुत कुछ रिस्क लेकर के, बहुत कुछ समाज से देख करके, और फिर हम अपने शब्दों को लिखते हैं, और तब जा करके एक लेखक लेखनी के माध्यम से अपने जो जज्बात है, अपनी भावनाएं हैं, वो दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करता है। लगता है कहीं ना कहीं कि साहित्यकारों को, लेखकों को
इस देश में जितना सम्मान मिलना चाहिए था, जितना ओहदा मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं आज भी हम अपने वजूद और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ किताबों तक सीमित होकर के रह गए, सिर्फ मीडिया तक सीमित होकर के रह गए। क्या सरकारों में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े कानून और नियम बना रहे हैं, क्या उन्होंने कभी साहित्यकारों के लिए कुछ आगे किया? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूज़ 7 राजस्थान बिल्कुल ठीक ढंग से बात कर रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये तो क्या है, शुरू से सदियों से चला आता रहा है कि जो चाटुकार लोग हैं, जहाँ चाटुकारिता है, जो चाटुकार हैं वही आगे बढ़ते हैं। हमारे राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान साहित्य अकादमी बनाई हुई है, और जैसी सरकार बदलती है यहाँ का अध्यक्ष बदल जाते हैं अब, और वहाँ किन किन को पुरस्कार देना होता है तो जो सरकार की विचारधारा को पोषित करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलते हैं। जो वास्तव में अच्छा लिख रहे हैं, जो किसी दल में नहीं है, जो अपनी बात कह रहे हैं, या आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको वह सम्मान कहीं प्राप्त नहीं होगा। और स्थिति ये बन रही है कि आजकल आपको जो पुरस्कारों को प्रमाण पत्र डिजिटाइज हो गए हैं, और लोग रोजाना अपने अपने प्रमाण पत्रों की दुकान खोल के बैठे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, चाटुकारिता की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, मतलब लोग लम्बलेट हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें लगता है कि हो क्या रहा है। मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे तो बल्कि आजकल कहीं कोई सम्मान करता है तो मुझे लगता है कि साला ये तुम्हारी उतार रहा है, बेइज्जती कर रहा है। मतलब सम्मान किसी को मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कि इसने सम्मान कहाँ से कबाड़ा है, और पता नहीं जाना खासू को बदल ले को फिर यार कहीं निकाला हुआ है, और इसने सम्मान कहाँ से कबाड़ा है। मतलब कितनी चाटुकारिता की होगी तब इसे सम्मान मिला है। तो वास्तव में जो वास्तविक साहित्यकार है उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। कबीर को किसने सम्मान दिया, और आज हम कबीर को पढ़ रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल जो हमारे बहुत इतने बड़े लेखक रहे हैं, उन्हें कितना सम्मान मिला जब वो जीवित थे। प्रेमचंद को कितना सम्मान मिला जब वो जीवित थे। तो जो लोक लेखक हैं, जो लोक कवि हैं, उन्हें वास्तव में उनके जीते जी उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान उन्हें मिलते हैं जो सरकार के साथ होते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, सरकार कहने को, साहित्यकारों को दिखाने के लिए अपनी बजटीय घोषणाओं में, या आप सब लोगों को दिखाने के लिए ये जरूर बताती है कि हमने बजट में साहित्य के लिए ये किया है, ऐसा किया है। ये सभी सरकारों की स्थिति है, लेकिन वास्तव में जो ग्रास रूट पे जिसको मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा। एक बात, हम समाज के जो लोग हैं, समाज भी साहित्यकार को उतना सम्मान नहीं दे पा रहा। उसका कारण क्या है कि हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति में बिल्कुल बदलाव आ गया है। हमारी फितरत ही बदल गई है। हमें पता ही नहीं है कि साहित्य क्या है। हमें यही पता नहीं है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है। तो जब तक हमारे अंदर इस तरह की चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक हम साहित्यकारों को जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान हम दे नहीं पाएंगे। तो मेरा तो इस चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हम सब लोगों को, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उनको हमारे अंदर जो समस्या है, हमारे अंदर जो समाज में जो विकृतियां हैं, जो कुछ भी इस तरह की घटना घटित हो रही है, उस घटना से जब तक हमारा हृदय विदारित नहीं होगा, हमें दुख नहीं पहुंचेगा, तब तक हम सही मायने में मानव कहलाने योग्य नहीं है, और हम साहित्यकार का सम्मान भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। भाई शेयर करता रहिए, शेयर कम कर रहा। और हाल तो है ना, बहुत जोरदार सी कविता और सुनाऊंगा राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बड़ी जोरदार कविता सुनावे। पहले के एपिसोड में जब आया ना व्याघ्र साहब हमारे साथ, तो बड़ी जोरदार कविता सुनाई। और देखो एक बात और बता दूँ, ये कवीन की या लेखकन की एक खासियत और रहे। अब जिसा हनुमान जी है तो ज़रूरी को नहीं ये सिर्फ व्यंगी लिखे, श्रृंगार पे भी थोड़ा बहुत लिख दे, वीर रस पे भी थोड़ा बहुत लिख दे। अगर व्याघ्र साहब की बात करा तो ये भी याद है अच्छी तरीके से, पहले एक बार होली पे जब हम मिले, होली मिलन समारोह हमने मनाया नया कबीन के साथ में, तो श्रृंगार पे भी, गोरी की चोली पे भी कछु लिख दियो, रंग और गुलाल पे भी कछु लिख दियो। तो कोई अब राजस्थानी भाषा में या कोई राजस्थानी में क्या, एक श्रृंगार पे थोड़ी सी कविताएं एक ऐसी हाँ, हो जाएगी। तो मैं पहले 4 पंक्ति की एक देखिए क्या लिखा है कि बंद आंखों से देखा मैंने, बंद आंखों से देखा मैंने, आंख खुली अंधेरा छाया, बंद मुंह कह देता हूँ, बंद मुंह कह देता है, खुला मुंह कुछ कहना पाया, बनी अवस्था आजकल, यहाँ देखो वहाँ देखो चाहे, और खड़े खड़े पहुँच गए हैं, चल के कोई पहुँच न पाया। ये एक व्यंग है भाई साहब। ये आपको मैं एक निवेदन करूं कि व्यंग गद्य में भी लिखा जाता है और पद्य में भी लिखा जाता है। तो ये जो आखिरी जो पंक्ति है ना कि खड़े खड़े पहुंच गए हैं,
खड़े खड़े पहुंच गए और चल के कोई पहुंच ना पाया। तो ये अवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं इन दिनों बनी हुई है जो हम समझ सकते हैं। और अब आपका आदेश की मैं अनुपालना करते हुए अब मैं एक श्रृंगार पर, देखिए मैंने नारी को क्या लिखा है। नारी पर अनेक हमारे पुरोधाओं ने जाने कैसे कैसी और बहुत अच्छी श्रृंगार पर नारी हमेशा से केंद्र में भी रही है एक नायिका के रूप में। कविता तो शब्द से चलती है और अगर हम शब्द को सुनेंगे तो कविता के भाव अंतर्मन में घुसते ही चले जाएंगे कि अंग अंग कविता की पंक्ति। अच्छा भाई साहब, कि अंग अंग कविता की पंक्ति रंग व्याकरण बना तेरा। ओके, रंग व्याकरण बना तेरा। अब ये एक श्रृंगार की पराकाष्ठा है और एक साहित्यकार लिख रहा है और श्रृंगार में लिख रहा है और उसके इर्द गिर्द साहित्य की भाषा है कि अंग अंग कविता की पंक्ति रंग व्याकरण बना तेरा, आंखें छल छंद छंद करे। आंखें छल छंद करे, नाक नक्श अलंकार तेरा। क्या बात है। नाक नक्श साहित्य को जोड़ करके जोड़ते हुए और श्रृंगार की पराकाष्ठा देखिए आप कि अंग अंग कविता की पंक्ति रंग व्याकरण बना तेरा, आंखें छंद छल छंद करे, नाक नक्श अलंकार तेरा, पाणनी के सूक्त सी हो तुम। हे प्रिय, हाँ पाणनी, कि पाणनी के सूक्त सी हो तुम, शब्द शब्द से अंग जड़े, आरोह अवरोह के दर्शन कर जाते सब खड़े खड़े। आरोह अवरोह के बड़ी बड़ी गूढ़ चीजें। अब देखिए गूढ़ है। अब ये मैंने कहा ना पहले कि शब्द को समझना पड़ेगा, कि शब्द को सुनना पड़ेगा कि आरोह अवरोह के दर्शन कर जाते सब खड़े खड़े, तुम में गद्य पद्य भी तुम में। भाई साहब, तुम में गद्य पद्य भी तुझ में, भंगिमा साहित्य विशुद्ध बनी, तू प्रेरणा रही इस जग की, तुझसे भाषा समृद्ध बनी। तुझसे भाषा समृद्ध बनी, शब्दों की आगार हो तुम। शब्दों की आगार हो तुम, भावों की जिसमें कोमलता, तुम हो महाकाव्य सी रचना, लगे प्रयुक्त अर्थ विमलता। यानी तुम महाकाव्य बिल्कुल जैसी हो, यानी तुझ में सब कुछ भरा पड़ा है कि तुम हो, तुझ में भाषा, तुझसे भाषा समृद्ध बनी और शब्दों की आगार हो तुम, भावों की जिसमें कोमलता, तुम हो महाकाव्य सी रचना, लगे प्रयुक्त अर्थ विमलता, वासना का जो पुट ढूंढे। यहाँ जो कहना चाहता हूँ ना वो बात यहाँ है, यानी कविता की आत्मा जिसको कहें कि वासना का जो पुट ढूंढे वो सच्चा पाठी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता पढ़ने वाला। बिल्कुल ये जो ऊपर बताया है ना, उसको पढ़ने वाला जो वासना देखेगा वो पढ़ नहीं सकता। कि वासना का जो पुट ढूंढे वो सच्चा पाठी हो नहीं सकता, और तुम गीता हो इस जग की, पढ़कर कोई भटक नहीं सकता। जिसने तुझको पढ़ लिया ना वो फिर भटकेगा नहीं, लेकिन जो पढ़ेगा नहीं वो भटकेगा। कि जिसने तुझको पढ़ लिया वो फिर भटक सकता नहीं। नारी तुम केवल ज्ञान हो, नारी तुम केवल ज्ञान हो, विज्ञान है तेरा हर पल पावन, हे कला साहित्य की देवी, तुम महाभारत तुम रामायण। तुम महाभारत तुम रामायण, तुम महाभारत तुम रामायण। अब ये एक श्रृंगार पर एक ढंग, एक तरीका, एक कवि किस ढंग से भी लिख सकता है। नायिका का सौंदर्य भी है, साहित्य का समावेश भी है, एक कटाक्ष भी है। कि अगर आपने सिर्फ वासना के उसको देखा तो फिर वो खो करके रह जाएगी, वो मूल आत्मा मर जाएगी वो। ये कविता मैंने लिखी। चलिए, तो व्याघ्र साहब लगातार इन चीज़ों को लिखते रहते हैं और व्यथित मन से इन चीज़ों को देखते भी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है साहित्य का जो समावेश है ना, ये शब्दों से जो खेलना है, यही कहीं ना कहीं एक पत्रकारिता में भी यही होता है, कवि या लेखनी में भी यही होता है। और अब हनुमान सर, हाँ सर, एक कविता, व्यंग कविता। बताइए। शीर्षक है इसका नेस्तनाबूत। नेस्तनाबूत। देश में महंगाई बढ़ती देख, देश में महंगाई बढ़ती देख, एक नेता बोले एक टाइम खाने वालों को अब दोनों टाइम मिलने लगा है। क्या बात है। देखो महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो बताया है। एक टाइम खाने वालों को अब दोनों टाइम मिलने लगा है, इसलिए महंगाई का ग्राफ बढ़ने लगा है।
इसलिए महंगाई का ग्राफ बढ़ने लगा है। यह देश के सामने गंभीर चुनौती है, यह देश के सामने गंभीर चुनौती है। हमें इसका डटकर मुकाबला करना होगा। अच्छा। हमें इसका डटकर मुकाबला करना होगा, महंगाई से लड़ना होगा। जिनके कारण महंगाई बढ़ रही है, जिनके कारण महंगाई बढ़ रही है, उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करना होगा, उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करना होगा। अब देखिए इस तरह कभी के हिसाब से महंगाई बढ़ क्यों रही है? मतलब आप देखिए कि बहुत कुछ कह गए हनुमान सर कि जो एक टाइम खाते थे साहब, अब उनको दोनों टाइम मिलने लगा है, और क्योंकि इस वजह से सरकार का खर्चा बढ़ा है तो महंगाई बढ़ने लगी है। कुल मिलाकर के है ऊंची दुकान फीके पकवान। हाँ बिल्कुल, और कहते हैं ना खादी की लंगोटी चांदी का पिकदान, और 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, है ना। एक और अच्छी सी कविता। हाँ, एक कविता और थोड़ी सी बहुत हल्की फुल्की कविता है, बहुत पहले लिखी है, ये आज से 13 साल पहले 14/9/10 को। कमली पर यौवन छाया है, कमली पर यौवन छाया है, लगता कितना सुगढ़ सलोना। कमली पर यौवन छाया है, लगता कितना सुगढ़ सलोना। कभी इधर जा कभी उधर जा, समझ ना आता कभी किधर जा। चाल ढाल में छाई मस्ती, चाल ढाल में छाई मस्ती। मन बोराया इधर उधर जा, मन बोराया इधर उधर जा। भूल गई सब खाना पीना, अच्छा, भूल गई सब खाना पीना। होने वाला है अब गौना, होने वाला है अब गौना। झमली धापा और मुनेशी, झमली धापा और मुनेशी। रमली शमली और सुरेशी, रमली शमली और सुरेशी। बिन पंखों के उड़ा रही है, बिन पंखों के उड़ा रही है। छेड़छाड़ कर रही गणेशी, छेड़छाड़ कर रही गणेशी। अब कमली अब तो बन गई है, कमली अब तो बन गई है। सहेलियों का एक खिलौना, सहेलियों का एक खिलौना। ऐसा करना वैसा करना, ऐसा करना वैसा करना। यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना। नाम कभी मत लेना उनका, नाम कभी मत लेना उनका। जो भी कहते करते जाना, जो भी कहते करते जाना। जीजी भाभी संतोषा की, जीजी भाभी संतोषा की। और सिखाने आई हलौना, और सिखाने आई हलौना। पाउडर उसने लगा लिया है, पाउडर उसने लगा लिया है। क्रीम का पाउच छुपा लिया है। गांवों में ऐसी स्थिति है कि लड़कियां जो ग्रामीण बच्चियां है, वो बेचारी अपने माँ बाप के सामने इस तरह का श्रृंगार नहीं कर सकती। पाउडर उसने लगा लिया है, क्रीम का पाउच छिपा लिया है। इधर उधर वे ताकती फिरती, इधर उधर वे ताकती फिरती। शीशा घर का कहाँ टंगा है, शीशा घर का कहाँ टंगा है। लगता अब तो हो गया, हाँ लगता अब तो हो गया किसी का उस पर जादू टोना। लगता अब उस पर हो गया किसी का उस पर जादू टोना। पायल लाए झुमका लाए, पायल लाए झुमका लाए। लुगड़ी और लहंगा लाए, अब तो घर में चहल पहल है। बर्तन भांडे सब कुछ आए। काका दादा उसको खिलाते, काका दादा उसको खिलाते। दूध जलेबी रबड़ी दोना, दूध जलेबी रबड़ी दोना। कमली पर यौवन छाया है, लगता कितना सुगढ़ सलोना, लगता कितना सुगढ़ सलोना। ये एक ग्रामीण जो युवती है, हाँ, उसके ऊपर एक हल्की फुल्की कविता है। मैरिज वाला जो एक रिवाज जो हमारे गाँव में वर्षों से चली आ रही है, शादी और उसके बाद गोना जो होता है। और यदि आपका यदि आदेश हो तो एक व्यंग में छोटा सा व्यंग है, जो बिल्कुल बहुत छोटा व्यंग है। मैं सबसे छोटा व्यंग लिया है। उसको हमारी मनोवृत्ति किस प्रकार की, हम किस तरह की बात करते हैं। देखिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं आती, फिर भी मैं कहता हूँ हाँ यार ऐसा करना, इनको अजय जी को बुखार आ रहा है, ऐसा करना, वहाँ से पैरासीटामोल ले लेना, तुलसी जी पत्ते ले लेना, ऐसा कर लेना, वैसे कर लेना। बहुत मिलेंगे, मतलब किस तरह की स्थिति है। तो इस व्यंग का शीर्षक है, बहुत छोटा व्यंग है, बहुत लंबे व्यंग लिखता हूँ मैं, लेकिन बहुत छोटा व्यंग है, और ये कुछ पत्रिकाओं में, बड़ी पत्रिकाओं में छप चुका है। इसका शीर्षक है हम है, हम है। हमारे यहाँ सब कुछ होता है, हमारे यहाँ सब कुछ होता है। अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी, अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी। गेहूँ फ्री में भी मिलता है, गेहूँ फ्री में भी मिलता है। रुपये 1 किलो भी, 30 रुपये किलो भी, और इससे महंगा भी, जिसकी जैसी क्षमता। सबको उनकी औकात के अनुसार मिल जाता है, सबको उनकी औकात के अनुसार मिल जाता है। हम सबसे यथोचित प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं,
युवाओं से भी, युवतियों से भी, बच्चों से भी, बड़ों से भी, बेईमानों से भी, ईमानदारों से भी, मजदूरों से भी, मालिकों से भी, आदमियों से भी, जानवरों से भी, नेताओं से भी, चमचों से भी, जनता से भी, सदाचार से भी, कदाचार से भी, मेहनत कशों से भी, कामचोरों से भी, रोजगार के भी हमने सबको समान अवसर दे रखे हैं। नकल करने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी, नकल करने वालों को भी, पढ़ने वालों को भी, जो जितनी रिस्क ले सकता है, जिसमें जितना मादा है वह उसे प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की भी सबको स्वतंत्रता है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, बिल्कुल, चाहे वह किसी को कोरोना कहे, चाहे निकम्मा, नाकारा, गद्दार या अन्य कुछ। समझ गए होंगे कहाँ, चाहे वह किसी को कोरोना कहे, चाहे निकम्मा, नाकारा, गद्दार या अन्य कुछ, स्वतंत्र है हम इन शब्दों का प्रयोग अपने साथियों के लिए भी करने को, विरोधियों के लिए भी। यदि मौका आ जाए तो विदेशियों के लिए भी करने से हम पीछे नहीं हटते। राजनीति में मुकाम हासिल करने के लिए रणनीति आवश्यक है, उसके लिए चाहे सुनीति हो या नीति, उससे फर्क नहीं पड़ता, नीति कोई भी हो, बस समय पर प्रयोग करना आना चाहिए। कब किसको पटकनी देनी है, यही महत्वपूर्ण है। चाहे कुश्ती करें या धींगा मस्ती, निगाह गोल पर होनी चाहिए, बिल्कुल, निगाह गोल पर होनी चाहिए। हम सब कुछ काबिल तारीफ करते हैं, अपनी तारीफ भी खुद करते हैं, पीठ भी खुद ही थपथपाते हैं। यही अपने आप पर विश्वास हमें औरों से अलग बनाता है। हम अति आत्मविश्वासी हैं, हमें अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हम कभी कोई काम गलत नहीं करते, जो कुछ करते हैं सही ही करते हैं। यदि कुछ गलत होने का आरोप हम पर कोई लगाता है तो वह विपक्ष की चाल है। बिल्कुल, विरोधियों का पैंतरा है या कोई विदेशी हाथ हो सकता है। हम गलत हो ही नहीं सकते। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है। हम सबसे बेहतर हैं। जब बेहतर हैं तो हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है। हम सबसे बेहतर हैं। जब बेहतर हैं तो हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं। वैसे भी हम शुरू से विश्वगुरु रहे हैं, आज़ादी से पूर्व भी और आज़ादी के बाद भी। बीच का यह कालखंड जरूर कुछ संक्रांति काल था, जब आज छोटे छोटे नगरों में, कस्बों में, शहरों में हमें बहुत से गुरु दिखाई देते हैं, तो हमें उन पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें सिर झुकाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति के वाहक हैं। अच्छा, हमें बिना सोचे समझे बोलने में सिद्धहस्त है। बोलने में सिद्धहस्त हैं। किसी की भी तुलना किसी से भी करके हम अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने में निपुण हैं। अपने आप को श्रेष्ठ समझना, सर्वश्रेष्ठ मानना हमारी संस्कृति है। हर किसी विषय पर मत देना हमारी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। हर मर्ज का इलाज हमारे पास है। हर समस्या का हल जेब में है। हम सबसे अलग है। हम हैं। हम ही सत्य हैं, अन्य सभी असत्य। हम ही बने रहें। हमें किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हमें आत्मविश्वास है, आत्मविश्वासी बने रहें। धन्यवाद। हम हैं। ये हम हैं। ये हम कौन है? ये वो हैं जो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको मिल जाएंगे। कि जब बीमार होने के बाद जब डॉक्टर मिल जाता है तो बहुत सारे डॉक्टर आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे वकील आपको सलाह देने मिल जाएंगे, क्योंकि आखिर हम हैं। हमें लगता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे बेहतर हैं, और जो हम हैं वो और कोई हो ही नहीं सकता। ये व्यंग्यकारों की और साहित्यकारों की बातें थी, लेकिन समय का इशारा मुझे ये कर रहा है कि सर लेकिन आज की जो चर्चा है, आज की जो परिचर्चा है, वो बहुत अच्छी रही। और अब आज व्यग्र सर, एक और बड़ी खुशी की बात यह है कि हनुमान सर की एक किताब है जो आज हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में और बहुत कुछ सोच समझ करके और फिर उस लेखनी को लिखा है। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे फणीश्वरनाथ रेणु की याद आ गई कि वो भी कुछ व्यंगों में इस तरह रचनाएं होती थी कि जो पंचलेट कहानी, जब मैं MDS यूनिवर्सिटी में था तो मैंने पढ़ी थी उनकी पंचलेट वाली कहानी। और वही आज एक कविता है जिसका शीर्षक है, वो एक किताब है फितरत यानी आदत, हमारी हैबिट्स, और हम कभी नहीं सुधरेंगे या सुधर जाएंगे। वो एक कवि की जो कविता है या लेखनी है या व्यंग है, उसको आप ज़रूर पढ़ना। ये कवि महोदय की फितरत के बारे में बहुत संक्षेप में आप बताएं। हाँ, चूँकि समय सीमा है। फितरत एक कहानी है, एक लंबी कहानी है। एक
शिक्षक है कि वो शिक्षक बनने के बाद समाज उससे क्या अपेक्षा करता है, और वह है तो वैसे उसकी मनोवृत्ति तो वही है जो मानव मनोवृत्ति होती है। समाज उसे कहीं वो फिल्म देख रहा है तो जो उसके शिष्य हैं वो किस प्रकार से उससे चुगलबाजी करते हैं। ये फितरत में बहुत सारी चीज़ों को लिया है हमने कि एक बाबा की क्या फितरत है, एक हमारे नेता की क्या फितरत है, हमारे समाज के जो युवा हैं उनकी क्या फितरत है। तो बहुत सारे लोगों की जो मनोवृत्ति है उसको मैंने एक बहुत अच्छी व्यंजना के माध्यम से इसमें कहा है। अच्छा उपन्यास है, आपको अच्छा लगेगा। और धन्यवाद न्यूज़ 7 राजस्थान मैं का। भी चाहूंगा, ये फितरत उपन्यास है और व्यंग उपन्यास है, यानी दर्द को मजाक के साथ में, कटाक्ष के साथ में उकेरने का प्रयास किया है कवि महोदय ने। और इसकी एक प्रति आज इन्होंने न्यूज़ 7 राजस्थान को भी सप्रेम भेंट की है, और उम्मीद यही करता हूँ आप लोग भी। अच्छा, ये इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अगर करना चाहें हमारे दर्शक? ये पुस्तक किताबगंज प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। अमेजन से भी आप मंगा सकते हैं। अमेजन से मंगाएंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें डाक खर्च करीब 150 ले रहे हैं। ठीक है। तो आप सीधे किताबगंज प्रकाशन से ले सकते हैं, वहाँ कुछ लेस करके भी आपको यहाँ मिल जाएगा। किताबगंज प्रकाशन का इसमें पता भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ज़्यादा ठीक है कि किताबगंज प्रकाशन जो है वहाँ से आप इस किताब को ले सकते हैं। ये देवी स्टोर चौराहे पर है, रेमंड शोरूम पर। बिल्कुल वहाँ से आप इस किताब को ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको जरूरत हो तो बेझिझक आप न्यूज़ 7 राजस्थान को कॉल करें। आप हमारे ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं सर से कह करके, जितनी मेरे पास रिक्वायरमेंट आएंगी बिल्कुल मैं तुरंत वो किताबें आपको उपलब्ध करवाऊंगा। सर, मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार इसको हाथ में लेकर के हमारे दर्शकों को इस बारे में मोटिवेट करें कि एक नया तरीके का साहित्य है और एक नई चीज जो है वो समाज के सामने है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल। हम शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं और ये वास्तविकता भी है, तो इसको पढ़ना चाहिए। हनुमान जी मुक्त जो हमारे शहर के एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, बिल्कुल, उनको हम पत्र पत्रिकाओं में उनकी एक रचना या कुछ रचनाएं या कुछ अंश पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनकी जो मूल प्रवृत्ति लेखन की है वो हमको पढ़ने को मिलेगी। मैं तो सभी से आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक को जरूर से जरूर जो है अपने पास मंगवाएं और इसको पढ़ें, और पढ़ करके फिर उसकी प्रतिक्रियाएं दें। आजकल तो प्रतिक्रियाएं देने के बहुत जो है बहुत माध्यम है। और मैं आज इस अवसर पर मुक्त साहब को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही न्यूज़ 7 जो हमारा चैनल जिसके निमित्त आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, और अजय जी और ये जो न्यूज़ 7 जो चैनल है, पूरी टीम है, इनको सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसे ही बने रहें ऊर्जावान, क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही ये समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आती आती भी रुक जाती हैं, और समाज को दिशा निर्देशन मिलता है, समाज को मार्गदर्शन मिलता है। आप सबको पुनश्च बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे हनुमान सर? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 7 राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करूंगा भाई अजय जी का, कि उन्होंने आप सब लोगों के सम्मुख हमें यहाँ लाके खड़ा किया और अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। और न्यूज़ 7 राजस्थान जिस प्रकार से मैं आज इनके चैनल को देख रहा था, आपसे पहले भी मैं देखता रहा हूँ, कि आपको सबसे पहले बताइए कि इन्होंने पूरे आपसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर के आपके स्थानीय स्तर तक की खबरों को बहुत जल्दी से इन्होंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ों को आपको बता दिया। तो ये एक तरह से आपके घर का चैनल है, आपके परिवार का चैनल है, आपके शहर का चैनल है, जो आपसे आपकी समस्या को, और ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि छावा से मेरे पास फ़ोन आया, तो ये चैनल जिस तरह से काम कर रहा है, इतना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, कि आपका चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है और लोगों की समस्या को सुन रहा है। जो सरकार जिस चीज़ को नहीं सुन रही उसको आप चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और आपने आज मेरी किताब को, हमारी पुस्तक को यहाँ सब लोग हमारे दर्शकों के सामने रखा, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और सब लोगों से मुखातिब होने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को, पाठकों को एक बार पुनः आपका आभार, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के है कि इसी तरह के जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और इस शहर के चुनिंदा वो हीरे, वो डायमंड जो अपनी चमक बिखेरना चाहते हैं, उनको लगातार न्यूज़ 7 राजस्थान लाता रहेगा, आप लोगों से मिलवाता रहेगा, रूबरू करवाता रहेगा। और हाँ, ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि शायद रोने के लिए बहुत सारी वजह मिल जाएंगी, लेकिन मुस्कुराने के लिए बहाने बहुत कम मिलते हैं। जीवन जिएं, हंस करके, मुस्कुरा करके जिएं, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ज़रूर दें। और हाँ, जिस साहित्य से हमारे बच्चे महरूम हैं, उन साहित्य से उन बच्चों का लकाब ज़रूर पैदा करें। उन महान कवियों की कृतियाँ, उनकी लेखनी ज़रूर पढ़ाएं, जिनमें शायद भारत का गौरवशाली इतिहास
छुपा पड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और न्यूज़ 7 राजस्थान एक बार फिर से हमारे आए हुए मेहमानों का दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और मुक्त साहब को उनके इस नए एडिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। मिलेंगे कल बहुत सारी अपडेट के साथ में, बहुत सारी खबरों के साथ में, और देखते रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान। जय हिंद और जय भारत।